ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू ओ लेवल्स बिजनेस स्टडीज। हमारे पास यहाँ पे अब जो पर्टिकुलर टॉपिक दैट वी आर स्टार्टिंग, इट्स आल्सो नोन एज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट्स नोन एज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट, एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ थिंग दैट इज नोन एज स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब सर, ये स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बेसिकली है क्या? व्हाट इज मेंट बाय द टर्म स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? देखो, इस चीज़ को यहाँ पे समझो कि जो एचआर डिपार्टमेंट है हमारे पास, इट्स अ पर्टिकुलर डिवीजन दैट डील्स विद ऑल द लेबर रिलेटेड फंक्शंस। तो अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर्स हैं, इफ़ दे आर फेसिंग द प्रोडक्टिविटी इश्यूज, मतलब उनकी परफॉर्मेंस वैसी ही नहीं है, या पहले जैसे वो परफॉर्म कर रहे थे वैसे वो परफॉर्म नहीं कर रहे, या फिर फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन ने कोई नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया है और दे हैव अडॉप्टेड अ न्यू टेक्नोलॉजी, या कोई पर्टिकुलर हमारे पास स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर हम देखते हैं कि पेपर के अंदर, पेपर पैटर्न के अंदर या एग्जामिनेशन कोर्सेज के अंदर कोई चेंजेस आती हैं। सो द टीचर्स फॉलो द ट्रेनिंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि नाउ द टीचर्स नीड टू गेट देयर हैंड्स ऑन द न्यू स्किल्स। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स है, ये वर्कर्स की ओवरऑल हमारे पास जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करती है। और क्वालिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि नाउ द वर्कर्स आर गोइंग टू एनहांस देयर स्किल्स, and it's a responsibility of the HR department. Okay, whenever the workers are facing the productivity issues, when the new skills are required, for example, the organization has adopted a new technology and whatever the situation is. So when the organization wants to improve the quality and the skills of the workers, they are going to follow the training and development. तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, स्किल्स ऑफ द वर्कर्स को एनहांस करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब ऑर्गेनाइजेशन इज इन नीड ऑफ द more workers, so they follow the recruitment and selection process। हायरिंग करती है ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स की, ताकि यहाँ पे हमारे पास जो वर्कफोर्स गैप है वो फिल हो सके, जो नीड ऑफ द वर्कर्स है वो सेटिस्फाई हो सके। तो सिमिलरली स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोसेस दैट इज फॉलोड बाय द एचआर डिपार्टमेंट टू एनहांस द स्किल्स एंड द क्वालिटी ऑफ द वर्कर्स। अब लेट्स सपोज आपके पास सवाल आता है जिसके अंदर 2 मार्क्स के अंदर एग्जामिनर आपसे पूछता है, डिफाइन द टर्म स्टाफ training for 2 marks. So how you are going to define it कि स्टाफ ट्रेनिंग आपके पास होती क्या है? तो आ जाए ज़रा इसको डिफाइन करते हैं। स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज एन एजुकेशनल प्रोसेस। अब सर, व्हाई इट इज नोन एज एन एजुकेशनल प्रोसेस? वो इसकी वजह से एजुकेशनल प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे लर्निंग इन्वॉल्व है। So let's suppose you are learning new methods, you are learning new skills, you are learning new techniques. So that's why learning is involved. That's why it is known as an educational process. So whenever the learning is involved, so it will be known as a learning or the educational process. So staff training is known as an educational process provided by the management to the employees to enhance their skills so that they can perform better at the workplace. This is the situation. अब यहाँ पे ये सिचुएशन है हमारे पास कि वर्कर्स को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है। सो वेन एवर द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द वर्कर्स, तो यहाँ पे वर्कर्स की स्किल्स एनहांस होंगी एंड नाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म बेटर एट द वर्क प्लेस। मतलब उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो इट्स अ बेनिफिट टू एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जब वो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के साथ परफॉर्म करेंगे, नाउ दे हैव लर्न न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स, सो ओवरऑल बेनिफिट किसको होगा? ऑर्गेनाइजेशन को। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक कॉलेज के अंदर हमारे पास यहाँ पे वो पर्टिकुलर किसी टीचर को एक सब्जेक्ट के लिए ट्रेन करते हैं, न्यू सब्जेक्ट के लिए। सो नाउ दैट पर्टिकुलर कॉलेज विल बी एबल टू ऑफर अ न्यू सब्जेक्ट जो कि दूसरे कॉलेजेस ऑफर नहीं करेंगे। सो नाउ दे कैन गेट दिस न्यू एडमिशंस एंड दे कैन अट्रैक्ट न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और द मोर स्टूडेंट्स बाय ऑफरिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। So this is how organization के अंदर भी when the workers are going to learn new techniques and skills,
सो दिस इज हाउ द ओवरऑल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी एट द वर्क प्लेस इंक्रीजेस। तो अगर आपके पास 2 मार्क्स की डेफिनेशन आती है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन इट। So this is the whole concept of the training and development. Now we are heading towards a thing that is known as methods of training. अब different methods हैं, मतलब organization has different requirements to fulfill through this particular training process. अब यहाँ पे हमारे पास why there are different methods of training, क्योंकि situational approach है। हर किसी को सेम टाइप की ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन को सेम टाइप की नीड नहीं है। तो व्हेन द डिफरेंट नीड्स आर देयर, सो वी आर गोइंग टू फॉलो द डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोसेसेस। तो जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से वी आर गोइंग टू फॉलो द ट्रेनिंग प्रोसेस। तो आज ज़रा समझते हैं कि हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग होती है या मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग क्या है। नंबर वन, इट इज़ नोन एज इंडक्शन ट्रेनिंग। कौन सी ट्रेनिंग है बच्चों? इंडक्शन ट्रेनिंग। अब से ये जो वर्ड इंडक्शन है हमारे पास, इसका मतलब है हमारे पास इंट्रोडक्शन। तो आप इसे कह सकते हैं कि इट इज नोन एज इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग। ये वो ट्रेनिंग है जो कि इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग है। सो व्हाई इट इज नोन एज एन इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग का मतलब है हमारे पास कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी टू एन एम्प्लॉय जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नए होंगे, या वो सारे पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ हैं जो कि हमारे पास फ्रेश होंगे, जिनका हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कभी कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं। तो सर इसका मतलब ये है कि ये वो सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको हमने एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के थ्रू हायर किया। यस, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि व्हेन यू हायर एन एम्प्लॉय फ्रॉम आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पहले पार्ट नहीं था, ही इज़ अ न्यू कैंडिडेट। हमने एक नए टीचर को हायर किया है, नया मैनेजर हमारे पास आया है, तो पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं था। So, sir, why we are providing this particular training to a new employee? What can be the reason? हमारे पास इसका रीजन ये होता है, that is to make him familiar with the working environment, number one, बिजनेस की जो प्रैक्टिसेस हैं और बिजनेस के कल्चर से। तो सर व्हाट इफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय हु इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास एक्सपीरियंस हो। भाई लेट सपोज एक बंदा होंडा से रिजाइन करके टोयोटा के अंदर आता है। तो जब वो होंडा से रिजाइन कर रहा है, टोयोटा को ज्वाइन कर रहा है, सो दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द बिजनेस। उसके पास तो एक्सपीरियंस है सर, उसके पास उस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, लेकिन हमारे बिजनेस के प्रैक्टिसेस, हमारे बिजनेस की वर्किंग कंडीशन, हमारे बिजनेस की जो कल्चर है, वो ज़रूरी थोड़ी है कि होंडा का टोयोटा के साथ सेम हो। नहीं, हो ही नहीं सकता। एक सिटी स्कूल का टीचर है, वो बीकन हाउस ज्वाइन करता है, तो सिटी स्कूल बीकन हाउस सेम ए लेवल्स ओ लेवल स्कूलिंग सिस्टम है, कॉलेज सिस्टम है, बट द एनवायरनमेंट कैन बी डिफरेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस, प्रैक्टिसेस, कल्चर कैन बी डिफरेंट। तो जब वो हमारे पास आ रहा है, तो ही इज़ न्यू टू आवर ऑर्गेनाइजेशन, and when he is new to our organization, so we need to make him familiar with the working environment and practices and culture। क्यों कर रहे हैं? ताकि यहाँ पे उसकी मोटिवेशन बढ़ जाए। अब सर मोटिवेशन कैसे बढ़ेगी? क्योंकि कोई नई स्किल्स तो हम नहीं सिखा रहे हैं, हम तो उसे बता रहे हैं कि भाई ये हमारे पास, ये आपके बॉस हैं, ये आपके पास, ये आपके अंडर लोग होंगे जिनको आप ये आपके अकाउंटेबल हैं, ठीक है, ये आपको रिपोर्ट करेंगे, आप इनको रिपोर्ट करोगे, ये आपका ऑफिस है, ये पर्टिकुलर हमारे पास अकाउंट्स ऑफिस है, ये हमारे पास रिक्रिएशनल एरिया, मतलब वी आर एक्चुअली मेकिंग फैमिलियर विद द फिजिकल बाउंड्रीज एज वेल। तो नहीं, जैसे लोग फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं, तो घर पे आते हैं, घर पे विजिट करते हैं, तो हम नहीं उनको घर दिखाते हैं। और जब उनको हम घर दिखाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम यहाँ पे उनको जो है वो बेसिकली उनको साथ एक बिलोंगिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं, कि ताकि वो आए तो उन्हें अजीब सा ना लगे कि यार हमने घर दिखाए बगैर और ऐसे भेज दिया। तो जब वो आते हैं तो हम उनको बोलते हैं ना, आ जाओ घर पे, अंदर आ जाएं, देखें, बैठें। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये होता है कि वर्कर्स की जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है बच्चों, वो बढ़ जाएगी। और सर सेंस ऑफ बिलोंगिंग बनने का मतलब क्या है? कि नाउ द वर्कर्स विल फील कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है, ऑर्गेनाइजेशन की एक बिलोंगिंग है, ऑर्गेनाइजेशन उन्हें दिल से एक्सेप्ट कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटिंग अ फैमिलैरिटी एंड द ओनरशिप एंड द बिलोंगिंग विद देम। तो इससे वर्कर्स विल फील मोटिवेटेड कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन हमें ओन कर रही है।
सेकेंडली, उसके जो चांसेस ऑफ एरर्स होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। अब सर चांसेस ऑफ एरर्स रिड्यूस हो जाएंगे वो कैसे? व्हेन द पर्सन इज नॉट फैमिलियर विद द वर्किंग एनवायरनमेंट, उसे पता ही नहीं है, वो फैमिलियर ही नहीं है वर्किंग एनवायरनमेंट से, तो अगर उसने कोई गलती कर दी तो इट्स अ मिस्टेक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट अ मिस्टेक ऑफ एन एम्प्लॉय। क्योंकि उससे तो पता ही नहीं है ना, ही इज़ नॉट फैमिलियर विद द वर्किंग एनवायरनमेंट, उससे तो पता नहीं था कि ये करना है ये नहीं करना, उसे तो नहीं पता कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस या ये रूल्स एंड रेगुलेशंस थी, क्योंकि हमने उसको इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करी। तो यहाँ पे हमारे पास इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़ इन ऑर्डर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ एरर्स, कि उनके चांसेस ऑफ एरर्स रिड्यूस हो जाए, उनकी मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाए, ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। So this is the whole reason of providing the induction training. So the situation is कि induction training is provided to those individuals जो कि newly recruited हैं, they are fresh new candidates for an organization, even if they have an experience of the same market and the industry, but the organization is new to them, so the organization is going to follow the induction training process. Second हमारे पास है that is known as on the job training. अब सर ऑन द जॉब ट्रेनिंग आ जाए कॉन्सेप्ट समझो। देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वेन एवर द ऑर्गेनाइजेशन और द ट्रेनिंग प्रोसेस इज फॉलोड, देर आर टू इंडिविजुअल्स, one is known as a trainer and the other one is known as trainee. One is known as a trainer and the other one is known as a trainee. A trainer who provide provides training, so it means this person has the skill, यहाँ पे उसके पास पर्टिकुलर स्किल अवेलेबल हैं। और ट्रेनी हमारे पास कौन है? अ पर्सन हु नीड्स ट्रेनिंग। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे उसके पास स्किल नहीं है। तो ट्रेनर इज द पर्सन हु हैज द स्किल्स, ट्रेनी इज द पर्सन हु इज इन नीड ऑफ स्किल्स। तो यहाँ पे हमारे पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये है कि ट्रेनर और ट्रेनी दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन है। इट मीन्स के दीज बोथ इंडिविजुअल्स आर अवेलेबल एट द वर्क प्लेस। Trainer and trainee both are available at the workplace and they both are on the job. इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहे हैं और दे आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन और दे आर लीविंग द फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ द बिजनेस। बोथ आर अवेलेबल एट द वर्क प्लेस। ट्रेनर और ट्रेनी दोनों अवेलेबल हैं हमारे पास। तो सर ये ट्रेनिंग कैसे होती है? देखो बेटा, ये ट्रेनिंग हमारे पास ऐसे होती है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने स्कूल के अंदर देखा होगा कि सीनियर टीचर की क्लास चल रही होती है और जूनियर टीचर पीछे आके बैठ जाते हैं। और जूनियर टीचर, अब वो सीनियर टीचर अपनी क्लास ले रहे हैं, जूनियर टीचर वहाँ पे ज्वाइन करते हैं, उनकी क्लास के अंदर बैठते हैं, दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं एंड दे बोथ आर एट द वर्क प्लेस। सीनियर टीचर अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, जूनियर टीचर वहाँ पे पीछे बैठ के दे आर टेकिंग द नोट्स एंड दे आर ऑब्जर्विंग कि सीनियर टीचर किस तरीके से लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरीके से वो कंटेंट को आगे डिलीवर कर रहे हैं। तो दिस इज़ नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कि ऑब्जर्वेशन हो रही है हमारे पास। इसी तरीके से आपके पास देखें कि जो बड़े बड़े हमारे पास फेमस सलॉन्स होते हैं, ठीक है, तो अक्सर जैसे ये पैंग्स टोनियन गाय हमारे पास, इसके अंदर अक्सर देखा गया है कि व्हेन द सीनियर स्टाइलिस्ट इज एक्चुअली कटिंग द हेयर ऑफ द कस्टमर, तो वो पीछे हमारे पास जो जूनियर स्टाइलिस्ट होते हैं और जो ट्रेनीज होते हैं वो देख रहे होते हैं। हॉस्पिटल के अंदर ओटीज में, ऑपरेशन थिएटर्स में, व्हेन द सर्जन्स आर टेकिंग आउट और कैरिंग आउट द सर्जरी, तो वहाँ पे हमारे पास मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं और ट्रेनीज होते हैं जो वहाँ पे ओटी के अंदर अवेलेबल होते हैं एंड दे आर ऑब्जर्विंग दैट हाउ द सर्जन और द सीनियर सर्जन इज कैरिंग आउट द सर्जरी। तो ये क्या है हमारे पास ऑन द जॉब, कि दोनों अवेलेबल एट द वर्क प्लेस है, ना कोई बाहर से कोई बंदा आ रहा है उन्हें ट्रेन करने के लिए, ना ये बंदे छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कहीं जा रहे हैं। बोथ आर अवेलेबल एट द वर्क प्लेस, दे आर नॉट लीविंग द प्रेमिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि इट इज नोन एज वर्क shadowing। अब सर व्हाई इट इज नोन एज वर्क shadowing? क्योंकि यहाँ पे यू आर अंडर द शैडो ऑफ द ट्रेनर। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट
चीज़ है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कल्चर अच्छा होगा, कोऑपरेशन होगी हमारे पास सीनियर और जूनियर एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो ये पॉसिबल है। अगर कोऑपरेशन नहीं है, अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, फ्रेंडली वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है, तो नाउ द ट्रेनर्स आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग। और जो ट्रेनी होगा वो अगर रिस्पेक्ट नहीं करता और वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि दीज आर द सीनियर्स, सो दे आर नॉट गोइंग टू टेक द ट्रेनिंग। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट डिपेंड्स ऑन द कल्चर के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाउ द कॉपरेशन लेवल इज एंड हाउ दे आर इंटरैक्टिंग एंड द कल्चर ऑफ द बिजनेसेस। अगर वो नहीं होगा तो इसमें कोई भी फायदा हमारे पास नहीं है। दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग कैन नॉट टेक प्लेस। तो यहाँ पे इस चीज़ को ये समझना ज़रूरी है कि इट इज़ ओनली पॉसिबल when the skills are available at the workplace। जब स्किल्स अवेलेबल होंगी तभी ये पॉसिबल है। अगर नई स्किल्स चाहिए तो इसका मतलब वो स्किल्स अवेलेबल नहीं है, सो दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग कैन नॉट बी कैरीड आउट। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द स्किल्स आर अवेलेबल एट द वर्क प्लेस। और हमें यहाँ पे वर्कर्स को ट्रेन करना है और हमारे पास ट्रेनर हैं, सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास जो कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर सकते हैं। तो इसकी कंडीशन ये है हमारे पास कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द स्किल्स आर अवेलेबल। इंडक्शन ट्रेनिंग व्हेन वी वांट टू मेक द न्यू एम्प्लॉयज फैमिलियर विद द वर्किंग एनवायरनमेंट। इज इट क्लियर गाइस? Now we are heading towards the third type of the training, and it is known as off the job ट्रेनिंग। अब सर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है या ऑफ द जॉब क्या है हमारे पास? ऑफ द जॉब मतलब यहाँ पे व्हेन द वर्कर्स आर सेंट अब्रॉड। अब यहाँ पे बच्चा जब ये सुनता है ना कि वर्कर्स आर सेंट अब्रॉड, तो यहाँ पे बच्चा यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेता है कि बच्चे को एक चीज़ समझ में नहीं आती यहाँ पे कि वर्कर्स आर सेंट अब्रॉड का मतलब क्या है। वर्कर्स आर सेंट अब्रॉड का मतलब है कि बच्चा ये समझता है कि आउटसाइड द कंट्री। नो, आउटसाइड द कंट्री नहीं, अब्रॉड का मतलब है कि एम्प्लॉयज़ यहाँ से जा रहे हैं एंड दे आर एक्चुअली लीविंग द वर्क प्लेस। अब जैसे हमारे पास कैम्ब्रिज की वर्कशॉप्स होती हैं, जब भी कोई नया सिलेबस आता है, चेंजेस इन द सिलेबस आती हैं, चेंजेस इन द पेपर पैटर्न, एग्जामिनेशन क्राइटेरिया आता है, सो द कैम्ब्रिज होल्ड्स अ वर्कशॉप और द कैम्ब्रिज होल्ड्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो हम क्या बाहर चले आते हैं? नो, वी लीव द वर्क प्लेस मतलब कॉलेज से बाहर, स्कूल से बाहर। तो यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब्रॉड का मतलब ये नहीं कि यू आर गोइंग टू टेक अ फ्लाइट और मुल्क से बाहर चले जाओ, ऐसा नहीं है भाई। अब्रॉड का मतलब है कि वर्क प्लेस से बाहर जा रहे हो, यू आर लीविंग द फिजिकल प्रीमिसेस एंड द बाउंड्रीज ऑफ द बिजनेस। तो व्हेन द एम्प्लॉयज आर सेंट अब्रॉड, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब ये ट्रेनिंग के लिए जा रहे होंगे तो यहाँ पे ये ट्रेनिंग लेंगे स्पेशलिस्ट ट्रेनर से। और सर स्पेशलिस्ट ट्रेनर का मतलब क्या है? ये वो लोग होंगे जो कि स्पेशलाइज होंगे इन दैट पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव फील्ड। तो लेट सपोज हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने एक नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं एंड द सॉफ्टवेयर ऑपरेटर्स हैं, दे नो कि हाउ टू ऑपरेट द सॉफ्टवेयर, बट दे आर न्यू फीचर्स, न्यू एड ऑन फीचर्स इन द न्यू सॉफ्टवेयर जो कि उनको नहीं पता कि वो कैसे चलेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू सेंड देम टू द ट्रेनिंग सेंटर्स, टू द सॉफ्टवेयर हाउसेस या कंपनीज के अंदर कि आप सीखो कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर को एफिशिएंटली स्मूथली रन करना है। अगर उन्होंने ये स्किल्स नहीं ली तो वी कैन नॉट यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इफेक्टिवली। तो यहाँ पे ये जो स्पेशलिस्ट ट्रेनर होते हैं ये बड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो यू नीड टू कंसिडर कि ये एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोसेस है जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। सर एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमें एक डायरेक्ट कॉस्ट फेस करनी पड़ती है कि हम ट्रेनिंग सेंटर्स को, ट्रेनर्स को, स्पेशलिस्ट ट्रेनर्स को पैसे देंगे कि ये लो और हमारे वर्कर्स को और हमारी वर्कफोर्स को ट्रेन करो। तो एक तो कॉस्ट हमारी ये इनकर होगी। दूसरा हमारे पास ये है कि ये एक्सपेंसिव इसकी वजह से होंगे क्योंकि यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट भी फेस करनी पड़ेगी। एक तो ट्रेनर की फीस है, दूसरी इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है कि लॉस ऑफ
वर्किंग आवर्स होंगे। अब सर लॉस ऑफ वर्किंग आवर्स का मतलब क्या है कि कैम्ब्रिज की जब वर्कशॉप चलती है तो 2-3 दिन तक हमारी क्लासेस नहीं होती, तो लॉस ऑफ क्लासेस होती हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि जब इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी तो लॉस ऑफ वर्किंग आवर्स हमारे पास होंगे। तो स्पेशलिस्ट ट्रेनर एक्सपेंसिव है। दूसरा हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वर्किंग आवर्स, दैट्स एन इशू। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट इज़ नोन एज वन ऑफ द एक्सपेंसिव मैथड ऑफ ट्रेनिंग। लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा हमारे पास कि न्यू स्किल्स हमारे पास आ जाएंगी। द वर्कर्स विल लर्न न्यू मैथड्स एंड टेक्निक्स। तो इससे ओवरऑल हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो क्वालिटी होगी इन टर्म्स ऑफ द स्किल्स एंड द वर्कर्स वो इम्प्रूव हो जाएगी। So it's one of the major benefit of providing off the job training to the employees. So the situation is कि when skills are not available, कि जब हमारे पास स्किल्स अवेलेबल नहीं है तो हमें ये ट्रेनिंग प्रोसेस फॉलो करना है। क्योंकि अगर हमारे पास स्किल्स अवेलेबल है तो वी हैव द ऑप्शन ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बट व्हेन द स्किल्स आर नॉट अवेलेबल, हमारे पास वो स्किल्स ही नहीं है, हमारे पास वो लोग ही नहीं है जिनके पास ये स्किल्स हों। सो नाउ वी हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोसेस। Now we need to consider the overall impact of ट्रेनिंग। अब सर ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग क्या है? अब इम्पैक्ट का तो मतलब है हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। वी नीड टू कंसिडर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग बोथ। तो आज हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग हमारे पास क्या होते हैं। नंबर वन हमारे पास मोटिवेशन ऑफ द वर्कर्स विल इंक्रीज। अब सर वर्कर्स की मोटिवेशन कैसे इंक्रीज होगी, आ जाए सुनिएगा समझिएगा। हमारे पास वर्कर्स की मोटिवेशन आपके पास इसके लिए इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि जब उनकी स्किल्स एनहांस हो जाएंगी तो उनके चांसेस ऑफ ग्रोथ, दैट मीन्स प्रमोशन बढ़ जाएंगे। उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही प्रमोशन मिल सकती हैं और दे कैन ज्वाइन अदर ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन हैव मल्टीपल अदर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर गेटिंग द ट्रेनिंग, आफ्टर द इन्हांसमेंट ऑफ स्किल्स, क्योंकि उनकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्किल्स क्या हो चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं। तो नाउ इट इज़ गोइंग टू गिव अ मोटिवेशन टू द वर्कर्स। सेकेंडली लर्निंग के अंदर व्हेन यू गेट न्यू स्किल्स सो इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एज वेल। आपकी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट बढ़ जाती है कि हाँ यार यू हैव लर्नड अ न्यू स्किल्स और यू हैव गॉट कमांड ओवर द न्यू स्किल्स एंड टेक्निक्स। तो ये भी एक हमारे पास साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जो कि वर्कर्स के ऊपर आता है। सेकंड आपके पास है दैट इज वर्कर्स की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी क्या हो गई है, बढ़ गई। और जब ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो इससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो अगेन इट इज़ नोन एज वन ऑफ एन इम्पैक्ट कि ये भी एक हमारे पास क्या है, बेनिफिट है इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग का, कि वर्कर्स की ओवरऑल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। नंबर थ्री हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स होंगे उनके जो चांसेस ऑफ एरर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम। और जब चांसेस ऑफ एरर्स कम हो गए हैं हमारे पास तो नाउ दे आर नॉट गोइंग टू मेक मिस्टेक्स, वेस्टेज फर्दर हमारा क्या हो जाएगा, कम। फोर्थ हमारे पास क्वालिटी या फिर हमारे पास कस्टमर सर्विस। Now the workers have command over the communication skills. Overall quality of the product increase हो गई है। कस्टमर सर्विस बिजनेस है, रेस्टोरेंट के वर्कर्स को हमने ट्रेन कर दिया है। तो नाउ दे आर प्रोवाइडिंग इफेक्टिव कस्टमर सर्विस और अच्छे कस्टमर के लिए एक एम्बियंस क्रिएट कर रहे हैं, वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। प्लस कस्टमर सर्विस जब इम्प्रूव हो रही है तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ रही है। मतलब कस्टमर्स आर नाउ सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी दैट वी आर ऑफरिंग एंड द सर्विस दैट वी आर ऑफरिंग। लेकिन हमारे पास एक ड्रॉबैक भी है, बड़ा खतरनाक वाला ड्रॉबैक है। इट इज़ नोन एज पोचिंग। अब इस कॉन्सेप्ट को सुनना कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोचिंग। पोचिंग का कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि जब आप पोचिंग प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली ऑफ द जॉब ट्रेनिंग,
एक्सपेंसिव है, न्यू स्किल्स के रिलेटेड आपके पास ये ट्रेनिंग है। तो पोचिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, अब पोचिंग का मतलब क्या है? पोचिंग का मतलब है आपने यहाँ पे अपने वर्कर को ट्रेन करा, यस आपने ट्रेन किया, आपने कॉस्ट फेस की, आपने कॉस्ट फेस की। अब जब उसने ट्रेनिंग ले ली, उसकी स्किल्स एनहांस हो गई, उसकी वैल्यू बढ़ गई है, सो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिज़ाइन करता है और कंपैटिटर या राइवल फर्म को ज्वाइन कर लेता है फॉर द बेटर पे और द लुक्रेटिव पैकेज और द ऑफर दे ऑफर टू हिम। तो यहाँ पे आपने अपनी पर्टिकुलर जॉब से रिज़ाइन किया एंड यू हैव जॉइंड एन अनदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन ने कॉस्ट फेस की और बेनिफिट किसी और ऑर्गेनाइजेशन को मिला। तो पोचिंग का मतलब क्या होता है, नहीं हम कहते हैं यार बंदा काट लेते हैं, बंदा मार लेते हैं दूसरी फर्म का, राइवल फर्म का। और ऐसा होता भी है, क्यों? क्योंकि वो जो दूसरा बंदा है वो बड़ा वैल्यूएबल बंदा है। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन होती है यार इसका प्रोडक्शन मैनेजर मेरे पास आ जाए, इसका ये पर्टिकुलर मैनेजर मेरे पास आ जाए। तो इससे हमारे पास क्या होता है कि अगर वो आ गया तो इट विल बी अ वैल्यू एडिशन टू आवर बिजनेस। तो पोचिंग का सिंपल मतलब ये है कि व्हेन यू प्रोवाइड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आप उसको नई स्किल्स एनहांस कर रहे हैं। और हमारे पास ये एजुकेशनल प्रोसेस भी होता है ना कि मास्टर्स वगैरह के लिए भी एम्प्लॉयज़ को भेज देते हैं। तो जब बंदा वापसी आ रहा है तो अब वो स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड है, उसकी स्किल्स एनहांस हो चुकी हैं, नाउ ही हैज़ द वैल्यू। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेनिंग के लिए भेज रही है वो कॉस्ट फेस कर रही है। अब जब वो आता है तो वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है, तो इससे यहाँ पे जो आपकी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कॉस्ट फेस की है उसको लॉस होता है। सो दिस इज द सिंपल केस। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ पोचिंग, इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो सर क्या हम पोचिंग को रोक सकते हैं? यस रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे? आप पोचिंग को आप इस तरीके से रोकेंगे कि आप यहाँ पे बिफोर प्रोवाइडिंग अ ट्रेनिंग यू आर गोइंग टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट कि अनटिल एंड लेस साल के लिए या 2 साल के लिए यू कैन नॉट रिजाइन आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोसेस। सो दिस इज हाउ यू कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ दिस पोचिंग। इज इट क्लियर गाइस?